हाय दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइमरी वाला में। सभी लोग जुड़ जाइए हमारे साथ। अब आज आपका क्लास चलने वाला है स्पीडी जी के, जो हम पढ़ा रहे हैं डेली, उसी में चलते हैं। आज भारत के पड़ोसी देशों का एक परिचय देखते हैं। ठीक है बाबू, चलिए सभी लोग। भारत के पड़ोसी देश की संख्या 9 है। कितनी संख्या बाबू? 9 है, जिसमें 7 स्थलीय तथा 2 जलीय सीमा से लगे हैं। 7 स्थल सीमा से टच करते हैं, 2 जलीय सीमा जो समुद्र से टच करते हैं, समुद्र के रास्ते। ठीक है। तीन देश कौन? बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान भारत की स्थल एवं जल सीमा से लगे हैं। ये जो 3 देश हमारी कौन है? बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान भारत की स्थल एवं जल सीमा, दोनों सीमा इनकी लगती है। ठीक है बाबू, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए, भारत की स्थल सीमा से लगे 7 देश हैं। भारत की जो स्थल सीमा है, जो भूमि से जो टच होता है, ये 7 देश हैं। कौन कौन है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा बांग्लादेश। कितने देश हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा बांग्लादेश। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन एवं नेपाल, देखिए उत्तर में चीन एवं नेपाल से है। ठीक है। उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में आपको पड़ता है भूटान से मिली है। ठीक है बाबू। भारत की सबसे छोटा पड़ोसी देश, भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? भूटान है। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन है? भूटान। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, जबकि सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ है, लगती है। जो भारत की सबसे लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो टच करता है, जो बॉर्डर है सबसे बड़ा, वो बांग्लादेश के साथ टच करता है, और सबसे छोटा है अफगानिस्तान के साथ है। ठीक है। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। भारत के जलीय सीमा से लगे 2 देश मालदीव एवं श्रीलंका हैं, जो हिंद महासागर में स्थित हैं। कौन है बाबू? मालदीव और श्रीलंका, ये जो हिंद महासागर में लोग स्थित हैं। भारत का निकटतम समुद्र पार समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका है। भारत का निकटतम समुद्र के पार समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका है, जिसका पुराना नाम क्या है? श्रीलंका का पुराना नाम, जिसका पुराना नाम क्या है? सीलान। श्रीलंका का ही पुराना नाम सीलान है। पाक जल संधि व मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु भारत को श्रीलंका से अलग करती है। ये कहाँ पे बाबू? तमिलनाडु में है। भारत और श्रीलंका को अलग करती है। पाक जल संधि व मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है। ये कहाँ पे? भारत और श्रीलंका को अलग करती है। श्रीलंका रत्नों का महाद्वीप, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी तथा भारत की चाय बूंद कहलाता है। श्रीलंका जो है रत्नों का महाद्वीप, यहाँ पे रत्न की मतलब पर्याप्त मात्रा में, यहाँ पे रत्न काफ़ी मात्रा में यहाँ पे मिलते हैं। रत्नों का महाद्वीप पूर्वी समुद्र की स्वामिनी, पूर्वी समुद्र का स्वामिनी है, तथा भारत की चाय बूंद कहलाता है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है इंडोनेशिया, जो कि निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। इंडोनेशिया जो भारत का, श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है इंडोनेशिया, जो कि निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत के कुल 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन है? जम्मू कश्मीर तथा एवं लद्दाख पड़ोसी देश की सीमा से लगे हैं। भारत के कुल 16 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख पड़ोसी देश की सीमा से लगे हैं। ठीक है। भारत देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। भारत देश की जो सीमाएं हैं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। मानव निर्मित सीमा में कुछ सीमा अध्यारोपित किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित होती हैं। जो मानव निर्मित सीमा होती है किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित होती हैं, जैसे मैकमोहन द्वारा ये डूरंड जो
डूरंड रेखा है, ऐसे तरीके से जो उन्होंने बनाया था ये सब क्या है, मानव निर्मित है जो रेखा खींची गई। ठीक है, चलिए भारत पाकिस्तान की मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा रेखा का एक उदाहरण है। भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा रेखा का एक उदाहरण है। सरक्रीक विवाद भारत पाकिस्तान के बीच है। सरक्रीक विवाद किसके बीच है बाबू, तो भारत पाकिस्तान के बीच में है। चलिए सरक्रीक कच्छ दलदली भूमि के रण गुजरात को पाकिस्तान से अलग करता है। सरक्रीक कच्छ दलदली भूमि जो है के दलदली भूमि के रण मतलब रण कहाँ पे, गुजरात, रण का कच्छ कहते हैं ना, रण गुजरात को पाकिस्तान से अलग करती है। सरक्रीक कच्छ जो है और पाकिस्तान को और भारत के गुजरात को अलग करता है। रेड क्लिफ भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ द्वारा किया गया था। रेड क्लिफ जो है बाबू ये भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है। सीमा ये जो देखिए जो रेड क्लिफ हुआ है, डूरंड हुआ है, मैकमोहन, ये सब उन्हीं के जो किए थे, गवर्नर जनरल थे, उन्हीं के नाम पे ही रखा गया है रेखा। सर रेड क्लिफ सॉरी देखिए रेड क्लिफ भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ द्वारा किया गया था। भारत का भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है, पाक अधिकृत कश्मीर पीओके कहा जाता है। भारत का भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है, पाक अधिकृत कश्मीर पीओके कहलाता है। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद है। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद है। ठीक है बाबू, देखिए भारत का पड़ोसी देश समान परिचय। ठीक है, देखिए विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर नेपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है वो, विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, ये नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,850 मीटर है। नियंत्रण रेखा LOC भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा है। नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं ना, नियंत्रण रेखा भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम है जो शिमला समझौते के बाद 1972 में तैयार किया गया था। ये LOC एक लाइन है जिसे शिमला समझौते के बाद मतलब युद्ध विराम रेखा है जो शिमला समझौते के बाद 1972 में तैयार किया गया था। सियाचिन विवाद भारत पाकिस्तान के बीच है। सियाचिन एक ग्लेशियर भी है और सियाचिन का विवाद भी चलता है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलता है। किसके बीच चलता है वो सियाचिन का विवाद, भारत एवं पाकिस्तान के। ऑप्शन दे देगा आपको चीन भी, लेकिन चीन से नहीं मतलब इसमें। सियाचिन विवाद जो है भारत एवं पाकिस्तान के बीच है। सियाचिन लद्दाख में 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था। सियाचिन लद्दाख में 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था। काला पानी विवाद भारत नेपाल से संबंधित है। काला पानी विवाद जो है किससे संबंधित है बाबू, भारत नेपाल से। ये प्रश्न पूछा जाता है बाबू ये सब प्रश्न रेलवे में पूछे गए हैं, जो स्पीड में प्रश्न पूछा गया। विगत वर्षों में क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। काला पानी विवाद ये पूछ लिया जाता है डायरेक्ट। काला पानी विवाद किसके मध्य है। काला पानी विवाद भारत और नेपाल के मध्य है, नेपाल से संबंधित है। ठीक है, म्यांमार का पुराना नाम क्या है, बर्मा है। एक नाम और है इसका, क्या नाम है बाबू, वो भी नाम आपको यहाँ लिख देते हैं हम। एक नाम और है म्यांमार का, रंगून। गाना सुना है ना आपने, मेरे पिया गए रंगून, वहाँ से किया टेलीफोन, वही वाला है ये रंगून। इसका नाम, इसके 3 नाम हैं। जो वर्तमान में नाम है इसका म्यांमार है, और इसे वर्मा के नाम से भी जाना जाता था, एक रंगून के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है बाबू, आप लोग इसका हर एक नाम ध्यान रखिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा 1937 में वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। वर्मा को
वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, ये देखिए ये यहाँ पे 2 डेट लिखा जा रहा है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ये जो 1935 में पारित किया गया था, पारित होने के बाद ये प्रभावी कब हुआ? 1937 में। 1937 में वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। जो वर्मा है, म्यांमार है, ये भारत का ही अंग था। भारत एक समय पे बहुत बड़ा देश था, लेकिन उसको खंड खंड करके ये लोग कर दिए अलग। 1937 में इसको अलग कर दिया गया भारत से। मांडे जेल म्यांमार में बाल गंगाधर तिलक ने, मांडे जेल कहाँ पर है? म्यांमार में है, में बाल गंगाधर तिलक ने गीत रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। बाल गंगाधर तिलक जी ने मांडे जेल में ही, जो कि इसमें वर्तमान में म्यांमार में पड़ती है, उसमें उस जेल में ये बंदी थे, मतलब उस टाइम पे जेल में जब कारागार में बंदी थे, उस टाइम पे इन्होंने बाल गंगाधर तिलक जी ने गीत रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। अब इसमें देखिए 2 प्रश्न आपका तैयार होता है। एक प्रश्न है बाल गंगाधर तिलक ने किसकी रचना की थी? तो इन्होंने की थी बाबू गीत रहस्य नामक पुस्तक। ये कहाँ पे रहते हुए की थी? ये मांडे जेल में रहते। मांडे जेल कहाँ पर है बाबू? मांडे जेल आपके म्यांमार में है। ठीक है बाबू। रंगून, देखिए यहाँ पे आ गया ना, रंगून वर्तमान में यांगून म्यांमार का बड़ा शहर है, जहाँ बहादुर शाह जफर की कब्र है। किसकी कब्र है बाबू? बहादुर शाह जफर की कब्र है। रंगून, हमने बोला ना रंगून भी नाम है, वर्मा, रंगून, म्यांमार सब एक ही का नाम है। तो रंगून जो है, रंगून वर्तमान में यांगून म्यांमार का बड़ा शहर है, जहां बहादुर शाह जफर की कब्र है। बहादुर शाह जफर जो मुगल शासक थे, इनको वहां पे रंगून में भेज दिया गया था। वहां पे इनको एक स्कॉलरशिप दिया जाता था। स्कॉलरशिप मतलब एक वजीफ़ा दिया जाता था। इनको इनका राज्य इनसे छीन लिया गया था अंग्रेज़ों द्वारा, और इनको जीने खाने के लिए स्कॉलरशिप दी जाती थी, वजीफ़ा, जिससे इनका अच्छे से रहन सहन हो सके। ठीक है बाबू। बाद में इनको इसके ये तो बताया गया था, लेकिन बाद में इनको जेल में डाल दिया गया था, और यहाँ पे इनकी मृत्यु हुई, और इनका यहीं पे कब्र भी यहीं पे बनी हुई है। कहाँ पे है? रंगून में। बहादुर शाह जफर की कब्र कहाँ पे बाबू? रंगून में। हिमालय की श्रेणी अराकान योमा म्यांमार में है। हिमालय की श्रेणी आराकान योमा म्यांमार में है। मैकमोहन भारत चीन के बीच की रेखा है। मैकमोहन भारत चीन के बीच की रेखा है। कौन सा? अब ये प्रश्न डायरेक्टली बनता है बाबू, भारत और चीन को कौन अलग करता है? कौन सी रेखा अलग करती है? तो भारत चीन को कौन अलग करती है? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत चीन को अलग करती है, जो 1914 में शिमला समझौते के तहत हेनरी मैकमोहन, देखिए जो भी रेखाएं खींची गई, जो भी काम किया गया अंग्रेजों के द्वारा, या साइंस की दुनिया में या किसी में भी, तो वहाँ पे उनके नाम हैं। देखिए हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित किया गया था। मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच में है, जो दोनों देश को बांटती है एक दूसरे से, और यह 1914 में शिमला समझौते के तहत हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित किया गया था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत क्षेत्र एवं चीन अधिकृत क्षेत्र है, जिसे क्या कहा जाता है? अक्साई क्षेत्र चीन कहा जाता है। अक्साई क्षेत्र कहा जाता है के बीच की सीमा रेखा वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC, वहाँ पे LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, LAC कहा जाता है। क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एक्चुअल मतलब वास्तविक, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वास्तविक नियंत्रण रेखा कहलाती है। यहाँ पे देखिए प्रश्न को एक बार फिर से इसको बता देते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत क्षेत्र एवं चीन अधिकृत क्षेत्र हैं, क्षेत्र जिसे अक्साई क्षेत्र चीन कहा जाता है। देखिए यहाँ पे देखिए केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख है, लद्दाख में क्या है? भारत अधिकृत क्षेत्र भी हैं और चीन अधिकृत क्षेत्र भी हैं। जिसे भारत का भी कब्जा है, चीन का भी कब्जा है। जिस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? अक्साई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्साई चीन कहा जाता है। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? अक्साई चीन कहा जाता है। के बीच की सीमा रेखा, इन दोनों क्षेत्रों के बीच की जो सीमा रेखा होती है, इसे वास्तविक नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। ठीक है बाबू, इतना समझ गए होंगे कि जो लद्दाख में है, इसमें दोनों देश का कंट्रोल है, वहाँ पे दोनों देश का कब्जा है। डोकलाम चीन और भूटान के बीच एक विवादित है। डोकलाम चीन और भूटान के बीच विवादित क्षेत्र है, जो सिक्किम के पास है। चीन के चुम्बी घाटी और भूटान के हा घाटी के बीच स्थित है।
डोकलाम जो क्षेत्र है चीन और भूटान के बीच एक विवादित क्षेत्र है जो सिक्किम के पास चीन के चुम्बी घाटी और भूटान के हाँ घाटी के बीच में स्थित है। ये दो देशों के बीच का एक क्षेत्र है डोकलाम। ठीक है बाबू, आप लोग अच्छे से समझिएगा क्योंकि आप लोग डोकलाम सुनते होंगे जब न्यूज़ में खबरें आती है आतंकवादी का कोई घटना होती है तो उसमें सुनते होंगे आप लोग ऐसी बातें। भारत भूटान के बीच शांति एवं मित्रता संधि 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में हुआ था। भारत भूटान के बीच शांति एवं मित्रता संधि कब हुई थी? 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में हुआ था। डूरंड रेखा भारत एवं अफगानिस्तान के बीच 1896 में सर डूरंड द्वारा, देखिए यहाँ पे भी सर आ गए, ये बहुत बड़े चूती आदमी थे जो इनको बहुत सर बोला जाता है। ठीक है, ये लोग बहुत बड़े महान आदमी थे जो कि आए भारत को बांट के चले गए। ठीक है, डूरंड रेखा भारत एवं अफगानिस्तान के बीच, किसके के बीच? भारत एवं अफगानिस्तान के। रेड क्लिफ किसको अलग करती है? रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। इसको याद करने के लिए क्या, भारत का सबसे खतरनाक दुश्मन कौन सा माना जाता है? पाकिस्तान को माना जाता है। तो रेड क्लिफ रेड मतलब क्या है? खतरे का निशान। रेड क्लिफ मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच, ऐसे आप याद कर सकते हैं। मैकमोहन भारत और चीन को अलग करती है। मोहन ने चीन का अलग बंटवारा कर दिया। ठीक है, मैकमोहन। ठीक है, और डूरंड रेखा जो है अफगानिस्तान को अलग करती है। ठीक है बाबू, इतना आप आसानी से थोड़ा रिलेट करके याद कर लीजिएगा। डूरंड रेखा भारत एवं अफगानिस्तान के बीच 1896 ईस्वी में सर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। ये सर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। वर्तमान में यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है। जो ये वर्तमान में ये रेखा है, ये रेखा भारत के साथ अब नहीं है, लेकिन ये रेखा अब जो हिस्सा मतलब उस समय जो रेखा खींची गई थी, ये रेखा पाकिस्तान के पास चला गया। जो भारत का हिस्सा था ये पाकिस्तान के पास सब चला गया था। जब खींची गई थी 1896 में खींची गई थी, यानी कि उस समय देश हमारा आज़ाद नहीं था, तो भारत पाकिस्तान एक ही में था, अफगानिस्तान एक अलग देश था, तो उस टाइम पे खींची गई थी। लेकिन वर्तमान में जो हिस्सा इन्होंने जब बंटवारा किया था तो वो हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए वर्तमान में यह रेखा सर डूरंड द्वारा भारत और अफगानिस्तान के बीच 1896 में सर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। वर्तमान में यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है, क्योंकि एक एक शब्द आपका एक एक क्वेश्चन के बराबर बाबू। ठीक है, त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा जो हमारा राज्य है भारत का, ये 3 तरफ से बांग्लादेश से, किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, बांग्लादेश से। भारत त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा शून्य रेखा कहलाती है। देखिए भारत त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के बीच है, भारत के त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा शून्य रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? शून्य रेखा। शून्य रेखा क्यों कहलाती है? क्योंकि इनके बीच में कोई गैप ही नहीं है, सिर्फ नाम मात्र का एक रेखा बनी हुई है, कोई गैप नहीं, कोई मतलब ऐसा झाड़ी जंगल ऐसा वैसा कुछ नहीं। मतलब इन सब में नॉर्मली जगह है, मतलब कहते हैं ना शून्य रेखा, इसलिए कहते हैं कि इन सब में कोई गैप ज़्यादा नहीं है, डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, ये सब सटे हुए हैं, एक दूसरे से बने हुए हैं। क्योंकि देखिए बांग्लादेश भी कभी न कभी अपने भारत का हिस्सा था। ये पहले जब भारत अलग हुआ तो पाकिस्तान, भारत से कट के पाकिस्तान बना, अब पाकिस्तान से कट करके बांग्लादेश बना है। ठीक है बाबू, तो यानी कि हमारा ही देश था, तो इसीलिए हमारे बीच में, तो इन दोनों के देश के जो बीच की जो रेखा होती है इसे शून्य रेखा भी कहलाती है। पूछ सकता है कि शून्य रेखा कहाँ कहलाती है, तो ये भारत और क्या ना बांग्लादेश के बीच में शून्य रेखा खींची गई है। और किसके बीच? त्रिपुरा, अगर राज्य पूछे तो त्रिपुरा राज्य के बीच है। न्यू मूर द्वीप तीस्ता नदी विवाद तथा फरक्का बैराज विवाद भारत बांग्लादेश के बीच है। न्यू मूर द्वीप तीस्ता नदी विवाद तथा फरक्का बैराज विवाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच में है। ऐसा नहीं कि भारत और बांग्लादेश के अच्छे रिश्ते हैं तो कोई विवाद नहीं होगा, विवाद हैं इसमें। देखिए कितना वो अच्छा प्यार हो आपके भाई पटदार में, लेकिन कुछ ना कुछ तो विवाद रहता ही है, तो सेम उसी प्रकार इसमें भी विवाद है। पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित 3 बीघा कॉरिडोर, ये 3 बीघा कॉरिडोर आपको सुन के बहुत ही हंसी आएगी। 3 बीघा कॉरिडोर भारत एवं बांग्लादेश के दोहा ग्राम और अंगपोता इलाके को जोड़ता है। ये जो 3 बीघा है ना, ये 3 बीघा मात्र सॉरी
ये जो 3 बीघा है ना, ये 3 बीघा आप ध्यान से देखिएगा, ये मात्र 3 बीघा ज़मीन ही है जो 1 एकड़ होता है। अगर रियल बता दिए, अगर कहीं वैसा होता तो कोई भारत का कोई ज़मींदार इसको दान भी कर देता, लेकिन दिक्कत क्या है, ये 2 देशों के बीच का ज़मीन है, मात्र 3 बीघा ज़मीन। यहाँ पे देखिए क्या है, पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित 3 बीघा कॉरिडोर, पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है 3 बीघा कॉरिडोर भारत एवं बांग्लादेश के दोहा ग्राम और अंगपोता इलाके को जोड़ता है। भारत एवं बांग्लादेश, भारत का दोहा ग्राम तथा बांग्लादेश का अंगपोता इलाके को जोड़ता है। ठीक है बाबू, ये दोनों देश को इलाकों को जोड़ता है। मात्र कितना, 3 बीघा ज़मीन। अब 3 बीघा ज़मीन आप लोग सोचो कि यार एक मात्र 3 बीघा ज़मीन कितना होता है। बहुत सा आपने लोगों ने सुना होगा, आपके दादा बाबा ने कहीं न कहीं कभी दान कर दिया होगा इतना ज़मीन, लेकिन वहाँ पे 3 बीघा ज़मीन का ही सिर्फ लफड़ा चल रहा है, वो भी कहाँ, यूएनओ में। ठीक है बाबू, इनका ये लफड़ा चलता रहता है, मात्र 3 बीघा ज़मीन का ही। देखिए मैत्री एक्सप्रेस ढाका मतलब बांग्लादेश और कलकत्ता के बीच, जबकि समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। मैत्री मतलब होता है मित्रता, मित्रता एक्सप्रेस चलती है ढाका और बांग्लादेश के बीच। ढाका मतलब बांग्लादेश की राजधानी है, ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी से और कोलकाता के बीच चलती है। कहाँ से चलती है, कोलकाता के बीच। जबकि समझौता एक्सप्रेस, समझौता जानते हैं ना, जिसके साथ मतलब एक बहुत ज़्यादा विवाद हो जाए तो वहाँ पे लोग समझौता ही करा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मतलब ख़त्म दुश्मनी, जैसे जिसके बीच दुश्मनी हो जाए तो वहाँ पे समझौता करा के उसको कुछ हद तक हल निकाला जा सकता है, ना कि ख़त्म किया जा सकता है दुश्मनी। देखिए समझौता एक्सप्रेस कहाँ चलती है, भारत और पाकिस्तान के बीच। मैत्री एक्सप्रेस मतलब मित्रता एक्सप्रेस, ये चलती है, इसको याद रखिए, 2 ट्रेनों को पूछा जाता है, ये 2 ट्रेनें कौन हैं, यही 2 ट्रेनें चलती हैं। कौन ट्रेन है, मैत्री एक्सप्रेस। देखिए इसको फिर से बता देते हैं आपको, ये मैत्री एक्सप्रेस चलती है ढाका बांग्लादेश की राजधानी ढाका और कोलकाता के बीच, मैत्री एक्सप्रेस। जबकि समझौता एक्सप्रेस चलती है भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है बाबू, इतना बच्चे समझ गए होंगे। बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से बांग्लादेश के खुलाना शहर के बीच, बंधन एक्सप्रेस जो है, बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से बांग्लादेश के खुलाना शहर के बीच 2018 में प्रारंभ हुई। बांग्लादेश के जो खुलाना शहर है वहाँ के लिए बंधन एक्सप्रेस चली। एक आपसी मतलब ये लोग रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए एक नाम दिया जाता है बंधन एक्सप्रेस। कोलकाता से बांग्लादेश के खुलाना शहर के बीच 2018 में प्रारंभ हुई। ठीक है बाबू, चलिए अब हम कुछ इसमें फैक्ट हैं उनको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्या लगे, भारत के पड़ोसी देश हैं उनका एक परिचय। ठीक है, इसको हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब चलिए इनका फैक्ट देख लेते हैं। कुछ फैक्ट हैं, इनको देख के क्लियर कर लेते हैं। पड़ोसी देश से लगे भारतीय राज्य, पड़ोसी देश कौन, यहाँ पे पड़ोसी देश का नाम हो गया भारतीय राज्य। ठीक है, पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ, देखिए इसको लाइट कर ले, पाकिस्तान के साथ है। कितने राज्य लगते हैं, 5। कितने हैं, 5। टोटल कितने हैं बाबू, 5। कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान, पंजाब तथा, ये तो 3 हमारे राज्य हो गए, और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश कौन है, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। कौन कौन है बाबू, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। ठीक है बाबू, हो गया ना आपका। अब चलिए इसका देखते हैं दूसरे वाले का। अब अगला देखते हैं अफगानिस्तान से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। अफगानिस्तान से किसकी सीमा लगती है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सिर्फ लगती है। ठीक है बाबू। चीन के साथ कितने देशों की लगती है, 5 देशों की लगती है। 5 राज्यों की। चीन देश के साथ भारत की 5 राज्यों की सीमा लगती है। 4 हमारे राज्य हैं, 1 केंद्र शासित प्रदेश। 4 राज्यों में कौन कौन से हैं, पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा सिक्किम, चौथा अरुणाचल प्रदेश तथा 5वां हमारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। हिमाचल प्रदेश भारत का पूर्वी किनारा पड़ता है, सबसे पूर्वी छोर पड़ता है हिमाचल प्रदेश। ठीक है बाबू, हिमाचल प्रदेश सबसे पूर्वी छोर पड़ता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश हमारा सबसे पूर्वी छोर पड़ता है। ठीक है बाबू। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 5 राज्य हैं जो भारत के चीन के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। आप लोग इसे मजाक में मत लीजिएगा, अच्छे से याद करते रहिए, क्योंकि फ्यूचर ये आपके एग्जाम में आए हुए हैं और आते हैं बार बार यही। ठीक है,
नेपाल के साथ 5 राज्य अपना सीमा साझा करते हैं। कौन? उत्तर प्रदेश पहला, उत्तराखंड दूसरा, बिहार तीसरा, पश्चिम बंगाल चौथा, सिक्किम पांचवा। वो कौन कौन से 5 राज्य हैं? पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल, पांचवा सिक्किम। चलिए अब भूटान के साथ देख लेते हैं। भूटान के साथ 4 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? सिक्किम है भूटान के साथ, पश्चिम बंगाल है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है। भूटान के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? पहला सिक्किम, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा असम, चौथा अरुणाचल प्रदेश। 4 राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है बाबू। चलिए और पांचवा हमारा क्या है? बांग्लादेश। पांचवा राज्य हमारा है कौन सा? बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ देखते हैं 5 राज्य हमारे सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा असम, तीसरा मेघालय, चौथा त्रिपुरा, पांचवा मिजोरम। कौन कौन से 5 राज्य हैं? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। वो 5 राज्य हमारे कौन हैं? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है बाबू। चलिए और म्यांमार के साथ देख लेते हैं कितने राज्य हमारे भारत की सीमा साझा करते हैं। पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर, चौथा मिजोरम। म्यांमार के साथ हमारे भारत के 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। वो कौन कौन से हैं बाबू? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। ठीक है बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अपना पड़ोसी देश की सीमा की लंबाई, जो हमारे भारत के पड़ोसी देशों की सीमा की लंबाई कितनी है? पड़ोसी देश के नाम और सीमा की लंबाई। सबसे ज़्यादा भारत हमारे किसके साथ सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ कितने सीमा साझा करता है? 4096 किलोमीटर और 700 मीटर। 4096 किलोमीटर और 700 मीटर, यानी 4097 किलोमीटर लगभग सीमा साझा करता है। दूसरा है हमारा चीन। चीन देश के साथ भारत का कितनी लंबी सीमा लगती है? 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर लंबी सीमा भारत के साथ लगती है। और तीसरा देश है हमारा पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ भारत की कितनी लंबी सीमा साझा करता है? पाकिस्तान देश के साथ भारत कितना लंबा सीमा साझा करता है? तो 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर भारत हमारी सीमा साझा करता है पाकिस्तान के साथ। ठीक है बाबू। उसके बाद नेपाल के साथ कितना लंबा सीमा साझा करता है? नेपाल के साथ बाबू हमारा सीमा साझा होता है, नेपाल देश के साथ हमारा होता है 1751 किलोमीटर। कितना दूर होता है? 1751 किलोमीटर। अब म्यांमार देश के साथ भारत की सीमा साझा कितना होता है? 1643 किलोमीटर। म्यांमार देश के साथ भारत का सीमा साझा करता है 1643 किलोमीटर। भूटान के साथ 699 किलोमीटर। भूटान देश के साथ भारत का सीमा टच करता है कितना? 699 किलोमीटर, लगभग 700 किलोमीटर। अफगानिस्तान के साथ देश हमारा भारत कितना दूरी सीमा साझा करता है? 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर कम नहीं होता है, 106 किलोमीटर दूरी तक सीमा साझा करता है भारत हमारा अफगानिस्तान के साथ। ठीक है बाबू। दो देशों के बीच की सीमा रेखाएं, कौन कौन से बाबू? देखते हैं। ये है सीमा देखिए सीमा रेखा और देश। ठीक है। मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच खींची गई है। रेड क्लिफ रेखा, रेड का किसको दर्शाता है? खतरे को। खतरा किससे है? खतरा किससे बाबू? इनको लाल से। खतरा किससे है? लाल से। रेड क्लिफ मतलब भारत एवं पाकिस्तान के बीच खींची गई रेखा, रेड क्लिफ रेखा। डूरंड रेखा पाक अधिकृत कश्मीर एवं अफगानिस्तान। डूरंड रेखा पाक अधिकृत कश्मीर एवं अफगानिस्तान। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी एवं पोलैंड के बीच खींची गई है। हिंडनबर्ग रेखा जो है बाबू जर्मनी एवं पोलैंड के बीच खींची गई है। ठीक है बाबू। चलिए 24वीं अक्षांश रेखा कहाँ खींची गई है बाबू? भारत पाकिस्तान के बीच कच्छ के पास है। 24वीं अक्षांश रेखा कहाँ खींची गई बाबू? भारत पाकिस्तान के बीच कच्छ के पास खींची गई है। कच्छ का रण जहाँ पे है गुजरात में, वहाँ पे खींची गई 24वीं अक्षांश रेखा। 38वीं समांतर रेखा उत्तर एवं दक्षिण पश्चिम कोरिया। 38वीं समांतर रेखा कहाँ खींची गई? उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया के बीच। 38वीं जो समांतर रेखा है बाबू, ये प्रश्न पूछता है कि कहाँ खींची गई बाबू? तो खींची गई बाबू उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया के मध्य। 49वीं समांतर रेखा कहाँ खींची गई है? उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा के बीच। 49वीं समांतर रेखा कहाँ खींची गई? उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा के बीच खींची गई है।
17वीं अक्षांश रेखा, 17वीं अक्षांश रेखा कहाँ खींची गई है? 17वीं अक्षांश रेखा कहाँ खींची गई है? 17वीं अक्षांश रेखा कहाँ खींची गई है? उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम के बीच, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम के बीच। मैगीनाट सीज फ्राइड रेखा, मैगीनाट सीज फ्राइड रेखा जर्मनी एवं फ्रांस के बीच खींची गई है, जर्मनी एवं फ्रांस के बीच खींची गई। जब एग्जामिनर को लगता है कि एग्जाम को टफ करना है तब इस प्रकार की रेखाओं को पूछ लेता है, वरना तो मैकमोहन, रेडक्लिफ और डूरंट को ही पूछ के चला जाता है। ठीक है। वो ओडरनीस रेखा पूर्वी जर्मनी एवं पोलैंड को अलग करती है। ओडरनीस रेखा किसको बांटती है? पूर्वी जर्मनी एवं पोलैंड को अलग करती है। मैनरहीन रेखा रूस एवं फिनलैंड को अलग करती है। मैनरहीन रेखा रूस एवं पोलैंड को, फिनलैंड को अलग करती है। ठीक है। वो कितना देर हो गया हमारा? आधा घंटा। चलिए एक और कर लेते हैं। एक हमारा एक और हमारा टॉपिक है। एक टॉपिक हमारा है बाबू, कौन सा है? दूसरा टॉपिक है संपूर्ण ब्रह्मांड एवं हमारा सौरमंडल। ठीक है बाबू, इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, इसमें आपको अच्छा लगता है, आशा है कि आप लोग को अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए क्या है बाबू इसमें प्रश्न आ रहा, क्या कह रहा है? पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है, क्या कहलाता है? पृथ्वी को जो घेरने वाला आकाश है उसको क्या कहते हैं? ब्रह्मांड। क्या कहते हैं बाबू? ब्रह्मांड कहते हैं। अब ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना है बिग बैंग। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना क्या कहलाती है? बिग बैंग। ब्रह्मांड की उत्पत्ति सर्वाधिक मान्य सिद्धांत महाविस्फोटक सिद्धांत। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत महाविस्फोटक सिद्धांत है। बिग बैंग थ्योरी है। कौन सी है? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बेल्जियम के जॉर्ज लिमिटनर। बेल्जियम के जॉर्ज लेमिनटर 1894 से 1896 में। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है कापरनिकस को। किसको? कापरनिकस को। पोलैंड के रहने वाले थे। कहाँ के? पोलैंड के। सौरमंडल का केंद्र और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है। सौरमंडल का केंद्र और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है। कहा था किसने? सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। किसने कहा था? कापरनिकस ने। किसने कहा था बाबू? कापरनिकस ने कहा था। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है। कहा था टालमी ने। देखिए ये कथन किसने कहा था? पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। जो पृथ्वी है ब्रह्मांड के मध्य में बसी है या ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है। कहा था किसने? टालमी ने। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किया था जोहानसन केपलर ने। जोहानसन केपलर ने। किसने दिया था वो? जोहानसन केपलर ने, जर्मनी के। ठीक है वो। ब्रह्मांड में लगातार विस्तार हो रहा है, बताया था एडविन हब्बन। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, बताया था एडविन हब्बल ने 1920 में। एडविन हब्बल ने 1920 में। ठीक है बाबू। सौरमंडल का विकास कब हुआ? 4.5 अरब वर्ष पूर्व। सौरमंडल का विकास कब हुआ था बाबू? 4.5 अरब वर्ष पूर्व। ब्रह्मांड का मौलिक रूप है।
ब्रह्मांड का मौलिक कण है, ब्रह्मांड का मौलिक कण है हिग्स बोसान। कौन है बाबू? हिग्स बोसान। सौरमंडल का विकास कब हुआ था? सौरमंडल का विकास हुआ था बाबू 4.5 अरब वर्ष पूर्व। ब्रह्मांड का मौलिक कण है हिग्स बोसान। हिग्स बोसान का अध्ययन कहलाता है गॉड पार्टिकल। क्या कहलाता है? गॉड पार्टिकल। देखिए, सौरमंडल का विकास कब हुआ था बाबू? सौरमंडल का विकास होता है 4.5 अरब वर्ष पूर्व। ब्रह्मांड का मौलिक कण है, ब्रह्मांड का मौलिक कण कौन है? हिग्स बोसान। कौन सा बाबू? हिग्स बोसान। ये हिग्स बोसान। हिग्स बोसान का अन्य नाम क्या है? गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल, गॉड में होता है भगवान, वो वाला गॉड पार्टिकल। सर्न। सर्न कहाँ स्थित है? जहाँ लार्ज हैड्रोन क्लोराइड LHC मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसान के हिग्स बोसान के निर्माण का प्रयास हुआ। कहाँ पे हुआ है? सर्न। ये जो सर्न है कहाँ स्थित है? लार्ज हैड्रोन क्लोराइड मशीन द्वारा 2010 में हैड्रोन क्लोराइड मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसान कण के निर्माण का प्रयास हुआ। कहाँ हुआ था बाबू? जिनेवा में हुआ था। ब्रह्मांड की आयु कितनी है? 13 मिलियन वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 10⁸ प्रकाश वर्ष। 10⁸ प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 10⁻15 9.46 गुणे 10⁻15। ठीक है बाबू, चलिए। प्रकाश वर्ष सबसे लंबी दूरी का इकाई है और उससे बड़ी खगोलीय दूरी में पारसेक मापा जाता है। सबसे बड़ी दूरी कौन सी होती है? पारसेक होती है। प्रकाश वर्ष से भी बड़ी होती है। ठीक है। ब्रह्मांड का विस्फोट तारा कहलाता है, ब्रह्मांड का विस्फोटी तारा कहलाता है कौन? कौन कहलाता है? अभिनव तारा या सुपरनोवा। अभिनव तारा या सुपरनोवा। ठीक है बाबू। सुपरनोवा क्या है? मृत प्राय तारे की विस्फोटी अवस्था। मृत प्राय तारे की विस्फोटी अवस्था। अगर कोई मरा हुआ तारा है, उसकी फटी हुई अवस्था है, जो विस्फोट होने के बाद बड़ी अवस्था होती है, वही अवस्था है जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। ठीक है बाबू। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है, क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? एक वर्ष में तय की गई दूरी को कहलाता है प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरी की का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? पारसेक। हमने बोला ना, सबसे बड़ी खगोलीय दूरी का मात्रक होता है पारसेक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक, लेकिन किसमें? खगोलीय दूरी में। अब वैसे कौन सा होता है? प्रकाश वर्ष होता है। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक के बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष का मात्रक है दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? वो दूरी का है। प्रकाश वर्ष बराबर होता है किसके? 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर, 9.46 × 10⁻15 मीटर। 9.46 × 10⁻15 अगर दिया गया तो मीटर है। देखिए, 9.46 × 10⁻15 है तो मीटर है, 9.46 × 10⁻12 है तो किलोमीटर है। ठीक है बाबू। बस इसमें कुछ नहीं, दोनों चीज़ें एक हैं। अगर किलोमीटर में करोगे तो यहाँ पे 1000 मीटर इसके अंदर होगा 1 किलोमीटर में, और यहाँ अगर मीटर में करोगे तो वही 1000 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो वही 15 3 जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, मतलब वही 3 जीरो यहाँ घट रहा है, यहाँ बढ़ रहा है। आकाशगंगा गैलेक्सी है गैसों, बादलों, धूल कणों तथा अरबों तारों का समूह। जो गैलेक्सी है गैसों, बादलों तथा और धूल का, गैलेक्सी जो हमारी है आकाशगंगा जो है कैसी है? गैसों, बादलों, धूल कणों और अरबों तारों का समूह है। हमारे आकाशगंगा का नाम है दुग्ध मेखला। ठीक है बाबू। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? दुग्ध मेखला। आकाशगंगा की आकृति
आकाशगंगा की आकृति होती है सर्पिलाकार। कैसी होती है बाबू? सर्पिलाकार। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम है, सबसे नज़दीकी आकाशगंगा की जो सबसे नज़दीकी मंदाकिनी उसका नाम क्या है? दिव्यानी एंड्रोमेडा। क्या नाम है बाबू? दिव्यानी एंड्रोमेडा। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था बृहस्पति ग्रह तथा बृहस्पति ग्रह को खोजा था किसने? गैलीलियो ने। आकाशगंगा मंदाकिनी को देखा था तथा बृहस्पति ग्रह को खोजा था किसने? गैलीलियो ने। नेबुला नेबुला निहारिका है और नेबुला निहारिका है अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल। अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल। ठीक है वो। नंगी आंखों से दिखने वाला नेबुला ओरियन है। नंगी आंखों से दिखने वाला नेबुला क्या है? ओरियन है। पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। ब्रह्मांड का प्रकाश संभव कहलाता है। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है। किसका कहलाता है? पल्सर। तारों में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। तारों में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं रोकना चाहते हैं क्योंकि और टाइम ज़्यादा हो गया है और लेट भी हो रहा है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी वाला। जो भाई बहन पहली बार आए हैं प्लीज़ उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप लोग का। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग। चलिए, शुभ रात्रि, गुड नाइट।